नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आसपास वाला। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहली न्यूज़ है, भारत की पहली ओपन सी मछली पालन परियोजना। ये खबर क्या है देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर के नॉर्थ वे में भारत की पहली ओपन सी मारीकल्चर परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग का परिणाम है। तो ये परियोजना जो है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन सहयोग से शुरू किया गया है। तब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो उद्देश्य है खुले समुद्र में बड़े पिंजरों के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देना है। इसके अंदर खुले समुद्र के अंदर बड़े बड़े पिंजरों को डालकर और उसमें तो कीमती मछलियां होंगी का पालन किया जाएगा और उनका व्यापार किया जाएगा। आगे देखते हैं तो उस तकनीक वाले तैरते हुए पिंजरों का उपयोग किया जाएगा। तो इस तकनीक में उड़ते हुए तैरते हुए पिंजरों का उपयोग किया जाएगा जो गहरे और खुले समुद्र की लहरों को खाने में सक्षम होंगी। में कौन कौन सी प्रजातियों को मछलियों को पाया जाएगा, तो जैसे कोबिया, सिल्वर, पाम्पानो और ग्रुपर जैसे मछली का उत्पादन किया जाएगा। फिर सहयोग कौन कौन दे रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में सहायता प्रदान कर रही है। तो देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी 2.0 की शुरुआत है। यह पहल भारत की नीली अर्थव्यवस्था विजन का एक हिस्सा है जो समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। इस संसाधन का उपयोग किया जाएगा बिना समुद्री वातावरण को नुकसान पहुंचाए। स्थानीय सशक्तिकरण, यह परियोजना स्थानीय मछुआरों और जनजातीय समुदायों को प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य मछुआरों और जनजातीय समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित कर उनकी आय बढ़ाने का है, इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। पारिस्थितिकी संतुलन, तो यह पारंपरिक मछली पकड़ने की विधि पर दबाव कम करता है, जिससे समुद्र के प्राकृतिक संसाधन जो है उनको पुनर्जीवित होने का समय मिल जाता है। तो परिणाम क्या क्या होंगे। आर्थिक वृद्धि, अंडमान और निकोबार को समुद्री भोजन के निर्यात का एक केंद्र बनाना है। आर्थिक वृद्धि संभव हो सकेगी और इन मछली उत्पादन को हम चीन जैसे, अमेरिका जैसे देशों को निर्यात कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा, तो देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए प्रोटीन का एक अस्थायी स्रोत सुनिश्चित हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत, देखते हैं मछली के बीज और पिंजर की आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी, जिससे गुड भारत का सफल अभियान माना जाएगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। तो नॉर्थ में पर्यटन जैसे क्षेत्र में फिश फार्मिंग टूरिज्म की संभावना का विकास हो सकेगा। अगली खबर देखते हैं, मैरीकल्चर। मैरीकल्चर क्या होता है। समुद्री जल, खुले समुद्र या तटीय क्षेत्रों में समुद्री जीवों, मछली, शंख, समुद्री शैवाल के पालन की एक विशेष शाखा है। यह मैरीकल्चर के नाम से जानते हैं। दूसरा ओपन सीज कल्चर, ओपन सी खुले समुद्र में पिंजरा लगाकर मछली का पालन करना ओपन सीज कल्चर कहलाता है। यहाँ मछलियों को प्राकृतिक वातावरण और ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्थान है जो समुद्र तकनीक विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। आगे देखते हैं ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है। उन पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास, आजीविका और नौकरी के समुद्र का उपयोग करना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट हमारा आईएनएस सागर धोनी, सागर में 3-5। और क्या है, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का समुद्री अनुसंधान पोत आईएनएस सागर धोनी अपने मिशन सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ है। यह मिशन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने की एक पहल है। चलिए देखते हैं कि आगे की न्यूज क्या है, मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो इसका मिशन है समुद्री डेटा साझा करना, पड़ोसी देशों जैसे ओमान, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ समुद्री अनुसंधान में तालमेल बिठाना का लक्ष्य है। स्वदेशी तकनीक, यह अपने पोत नेवल फिजिकल एंड ओशियनग्राफिक लेबोरेटरी द्वारा विकसित उपकरणों से लैस है, यानी कि ये स्वदेशी तकनीक है। इसमें डेटा संग्रह, समुद्र के भीतर ध्वनि, अंडर वाटर एकॉस्टिक्स, तापमान और भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करना का मुख्य लक्ष्य है। तो इस परिणाम क्या क्या होंगे।
समुद्री सुरक्षा, पानी के नीचे गतिविधियों को समझने से नौसेना की निगरानी की क्षमता बेहतर होगी। राजनयिक संबंध, सागर मैत्री के माध्यम से भारत अपने देशों के साथ वैज्ञानिक कूटनीतिक संबंध को मजबूत कर रहा है। सागर विजन, प्रधानमंत्री के सागर विजन को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इसके संबंधित शब्द क्या क्या है मुख्य, देखते हैं। समुद्र विज्ञान किसे कहते हैं? ओशिनोग्राफी, समुद्र के भौतिक और जैविक गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ये समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी कहलाता है। एनपीओएल क्या होता है? डीआरडीओ की कोची स्थित प्रयोगशाला है जो समुद्री सोनार और पानी के नीचे की तकनीक पर काम करती है। जैसे एयर के लिए रडार है, ऐसे ही समुद्री तकनीक, समुद्र में जो जहाजें वगैरह चलते हैं इनको पता लगाने की जो तकनीक होती है उसे हम लोग सोनार कहते हैं। आगे देखते हैं अंडर वाटर एकॉस्टिक्स क्या होता है? पानी के नीचे ध्वनि तरंगों का एक वैसा व्यवहार जो पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन सरकार का एक बड़ा कदम है। जनवरी 2026। खबर क्या है? खबर है एम्स नई दिल्ली में आयोजित सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पर पहले राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 15 जनवरी को जो हुआ था के दौरान भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए एक निर्णायक रणनीति की घोषणा की है। सरकार अब एचपीवी टीकाकरण और डीएनए आधारित जांच को राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य और सुलभ बनाने पर जोर दे रही है। देखते हैं इसके मुख्य क्या है। पहला राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स के विशेषज्ञों ने एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर एजेंडे व के लिए हाथ मिलाया है। लक्षित आयु समूह, इसमें 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के स्कूली आधारित एचपीवी टीकाकरण अभियान को पूरे देश में विस्तार से विस्तारित किया जा रहा है। नई तकनीक, पारंपरिक जांच के बजाय अब सेल्फ सैंपलिंग एचपीवी डीएनए टेस्टिंग, स्वयं नमूना लेना को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर इसके रणनीतिक मुख्य क्या क्या है देखते हैं। तो पहला स्तंभ इसका टीकाकरण है, इसमें स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक के माध्यम से लड़कियों को 100% टीकाकरण निश्चित करना होगा। दूसरा क्या होगा? डीएनए आधारित स्क्रीनिंग होगी। सरकार अब पैप स्मीयर के साथ स्थान पर प्रत्येक एचपीवी डीएनए टेस्ट पर जोर दे रही है, जिससे महिलाएं घर पर स्वयं या स्थानीय केंद्र पर सैंपलिंग के माध्यम से कर सकेंगे। आगे देखते हैं औपचारिक प्रोटोकॉल, कैंसर पूर्व लक्षणों के लिए एक समान राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल और त्वरित रेफरल सिस्टम का विकास किया जाएगा। तो ये इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं। ये देखते हैं इसका परिणाम और भविष्य में इसके क्या प्रभाव होंगे। पहले इसका परिणाम, डब्ल्यूएचओ के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। भारत डब्ल्यूएचओ के 90-70-90 लक्ष्य यानी 100% टीकाकरण, 70% स्क्रीनिंग और 90% उपचार को 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मृत्यु दर में कमी होगी। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। इससे अभियान से हर साल हजारों महिलाओं की जान बचाई जा सकेगी। तीसरा हमारा है किफायती स्वास्थ्य सेवाएं, स्वदेशी वैक्सीन और डीएनए टेस्टिंग बड़े पैमाने से उत्पादन से जांच और इलाज का खर्चा काफी कम हो जाएगा। चलिए, और सामाजिक जागरूकता इससे बढ़ेगी। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वीक जनवरी 2026 के माध्यम से जांच से जुड़ी और सर्व सामाजिक भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। ये इसके कुछ परिणाम है, सब देखते हैं। संबंधित शब्द क्या क्या है। तो पहला है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर का एक सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी वायरस है। यह एक आम वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। टीकाकरण इसी वायरस के उच्च जोखिम वाले प्रकारों जैसे एचपीवी 16 और एचपीवी 18 ऐसे वायरस हैं जो सर्वाइकल कैंसर के उच्च जोखिम वाले वायरस माने जाते हैं। इसे सुरक्षा प्रदान करता है ये टीकाकरण। सर्वावेक, तो सर्वावेक क्या है? एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्रिवलेंट टीबी वैक्सीन है। यह महंगे विदेशी टीकों को एक किफायती विकल्प उपलब्ध है। तो याद रखेंगे, सर्वावेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक वैक्सीन है जो ह्यूमन पापिलोमा वायरस को कंट्रोल करती है और ये एचपीवी है। डीएनए आधारित स्क्रीनिंग क्या होती है? यह एक उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण है जो सीधे एचपीवी वायरस के आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाता है। यह पारंपरिक पैप स्मीयर की तुलना में कैंसर का बहुत पहले और सटीकता से पता लगाने में सक्षम है।
और एक सेल्फ सैंपलिंग क्या होती है? तो एक नवीन प्रक्रिया है जहाँ महिलाएं स्वयं नमूना एकत्र कर सकती हैं। यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से योग्य है जो अस्पताल जाने या शारीरिक परीक्षण कराने में झिझक महसूस करती हैं, तो उनके लिए सेल्फ सैंपलिंग नामक व्यवस्था की गई है। जब आगे देखते हैं, सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? तो सर्वाइकल कैंसर एक गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। यह महिलाओं के प्रजनन तंत्र का एक गंभीर रोग है। यह गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से से सर्विक्स या गर्भाशय मुख कहा जाता है, उनकी कोशिकाओं में विकसित होता है। यह हिस्सा गर्भाशय को योनि से तोड़ता है। तो यह कैसे शुरू होता है? जब सर्विक्स की स्वस्थ कोशिकाएं अपने डीएनए में बदलाव करती हैं, इनके कारण अनियंत्रित रूप से ये कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और एक ट्यूमर या गांठ का रूप ले लेती हैं, जिसे कैंसर कहा जाता है। इसके मुख्य कारण क्या-क्या हैं? सबसे पहला मुख्य कारण है एचपीवी वायरस है। लगभग 99% सर्वाइकल कैंसर मामलों में कारण ह्यूमन पापिलोमा वायरस ही है। यह बहुत ही सामान्य वायरस है जो त्वचा के संपर्क और यौन संपर्क के माध्यम से फैलता भी है। हालांकि अधिकांश एचपीवी संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा खुद ही ठीक कर लिया जाता है, लेकिन कुछ उच्च जोखिम वाले प्रकार एचपीवी 16 और एचपीवी 18, जो कि ह्यूमन पापिलोमा वायरस के अपडेटेड वर्जन है, शरीर में बने रहते हैं और सालों बाद कैंसर का रूप ले लेते हैं। अन्य जोखिम कारक इसके क्या क्या हैं, देखते हैं। कम उम्र में विवाह या यौन सक्रिय होना का सबसे बड़ा कारण बनता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भी, के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है तो उनके अंदर भी ये रोग हो सकता है। इससे बचने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बनाने की जरूरत है सबसे। और नेक्स्ट कारण इसका धूम्रपान है, जो आजकल का है। लंबे समय तक मौखिक कर्मयुक्त गोलियों का सेवन करना भी इसका मुख्य कारक माना जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट है आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई में भारी उड़ाव हाल में देखी गई है। तो चलिए देखते हैं खबर क्या है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट मार्च 2025 के आंकड़ों पर आधारित है। के अनुसार डिजिटल भुगतान सूचकांक बढ़कर 493.22 हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.7% की वृद्धि है। तो डीपीआई का आधार वर्ष इसे 2018 मापा गया है। इसका स्कोर 100 तक होता है। ये प्रमुख पैरामीटर 5 पैरामीटर शामिल हैं, जिनमें भुगतान प्रदर्शन का सर्वाधिक भाग 45% है। भारत बना तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार तो भारत है। 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार भारत ने जापान को छोड़ते हुए चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब होने का गौरव प्राप्त किया है। तो अब भारत और अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या फायदे होंगे। भारत ऑटोमोबाइल उद्योग देश की जीडीपी में लगभग 7.1% का योगदान दे रहा है। ऑटोमोटिव मिशन प्लान एएमपी 2026 का लक्ष्य भारत को दुनिया के शीर्ष 3 ऑटो निर्माताओं देश में आना है, जो कि अब हो चुका है। ये देखते हैं इसका गगनयान मिशन मार्च 2026 से पहले मानव रहित मिशन तैयारी। मार्च 2026 से पहले का गगनयान हो जाएगा। चलिए देखते हैं ताजा खबरें। इसरो ने घोषणा की है कि वह मार्च 2026 तक गगनयान का पहला मानव रहित मिशन एआई लॉन्च करेगा, जिसमें व्योममित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। काफी इसरो के लिए गौरव की बात है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। गगनयान क्या है? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है गगनयान। नेक्स्ट हमारा न्यूज, रेलवे कवच 4.0 का राष्ट्रव्यापी विस्तार होने जा रहा है। ये ताजा खबर, रेलवे सुरक्षा के पुख्ता करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली कवच 4.0 को प्रमुख रूटों पर लागू करने का लक्ष्य रखा है। ट्रेन की जो भी टक्करें होती हैं उनसे बची जा सके। यह ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने वाली तकनीक है, जिसे आरडीएस द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आगे देखते हैं सेबी का नया स्वागत एफआई फ्रेमवर्क है। ताजा खबर, भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए स्वागत एफआई सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस ऑफ ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है, जो 1 जून 2026 से प्रभावित होगा। यह मेन रूप से फॉरेन इन्वेस्टरों को प्रभावी करने के लिए लाया गया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर का भारत में निवेश सुगमता से हो।
कि इसके आ जाने से फिर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भारत में निवेश करना काफी आसान हो जाएगा। इससे काफी सारा उनको जो भी बनाते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह उन उसमें कमी आएगी, उनको आसानी होगी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में। देखते हैं, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला था। इसका मुख्य मुंबई में है। आगे देखते हैं, इसका मुख्य कार्य शेयर बाजार और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। अगली न्यूज, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई 5.0 और मिशन शक्ति। ताजा खबर, कौशल विकास योजना मंत्रालय ने 2026 के लिए पीएमकेवीवाई 5.0 के तहत एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक में 2 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नोडल मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, जो स्वयं प्रधानमंत्री के अधीन आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।